जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, हम लोग 24 फेब 2023 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे काफी डिटेल में। और ये अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा जनरल स्टडीज का यूपीएससी 2024 का जो बैच है वो शुरू होने वाला है। इसमें जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए। लाइव कोर्सेज का बैच है जिसकी फीस मात्र 577 रुपीज पर मंथ की है। 500 से भी ज्यादा घंटे की जीएस की क्लास इसमें आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी और इसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। पीपीटी बेस्ड क्लासेस आपकी होंगी और ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी अवेलेबल हैं। अगर आप भोपाल मध्य प्रदेश में हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज है। 1 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो विद सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं इसके बारे में मुझे आप लोग को बताना था। अब मैं आप लोग को सेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो कौन से टॉपिक्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इंडिया के सीईओ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन ओरिजिन सीईओ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा, राइट। क्योंकि आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में आज की डेट में जो है वो सीईओज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है जो कि इंडियन ओरिजिन सीईओज है। फिर सागर परिक्रमा प्रोग्राम फेज 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पोलियो वायरस से रिलेटेड टॉपिक है उसको कवर करेंगे। एवियन इन्फ्लुएंजा के टॉपिक को कवर करेंगे। 1 साल इंडिया और यूएई के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कंप्लीट हुआ है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एरो इंडिया 2023 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। चंद्रयान 3 अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिकल सेल एनीमिया, तो आपको ऑलरेडी पता है कि एनीमिया की प्रॉब्लम हमारी कंट्री में काफी ज्यादा है। तो ये सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लैंड मोनिटाइजेशन का एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। फिर सोलार पैनल की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टॉपिक है। फिर जैसे कि स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस वनडे एग्जामिनेशन जितने भी हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और न्यूज है, राइट। प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्पेशली। तो जैसे कि बताया ये जा रहा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी, जैसे भी जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, एरियाज होती हैं, तो डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए उनको रेटिंग जो है वो दी जा रही है कि वहां पर रेटिंग जो है, रेटिंग इन द सेंस कि किन किन एरियाज पर हम लोग जो है वो डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर्मर गुजरात के गवर्नर ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जो है उनको डिक्लेयर किया गया एज अ शिवसेना चीफ के तौर पर। और गैस और डीजल की कार की सेल जो है उनको बैन कर रहा है यूरोपियन यूनियन 2035 से, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो सेगमेंट है उसको बूस्ट कर सके। फिर एक ISSF वर्ल्ड कप हम लोग को इजिप्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। उसमें वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट जो है वो कंडक्ट हुआ है, तो उनके विजेताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड के बारे में बात करेंगे। फिर ये बताया जा रहा है कि एमपी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि नई एक्साइज पॉलिसी जिसके थ्रू लोग शराब जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर ना पिए, कम से कम पिए। तो शराब के सेवन को रोकने के लिए मध्य प्रदेश एक पॉलिसी लेकर आया है। फिर इसके अलावा ज्ञानपन्ना अवार्ड 2023 के लिए हमें देखने को मिल रहा है। ये अवार्ड जो है वो गया है नायर को, वीएम नायर। कश्मीर फाइल्स आपने पिक्चर देखी होगी, इसको बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है वो मिला है। इंडिया आपको पता है कि G20 की हेड हम लोग को देखने को मिल रही है और यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स में बेसिकली परमानेंट मिशन राउंड टेबल जो है ये इंडिया होस्ट करेगी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट पे लिख कर बताओ। फिर सागर परिक्रमा फेज 3 प्रोग्राम ये रिपीट हो गया। ये पहले मिलेनियम हमने अभी देखा ऊपर वाले टॉपिक्स में कि ये प्रोग्राम फिर से ये टॉपिक जो है वो आया है। फिर एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप हम लोग को दुबई के अंदर देखने को मिल रही है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है। तो ये सब टॉपिक्स हैं, एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइज आपको ऑलरेडी पता है, चाहे हम बात करें गूगल की, चाहे हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो इन सब के सीईओ जो है वो इंडियन ही हम लोग को देखने को मिलता है। अब बताया जा रहा है नील मोहन, ये नाम भी याद रखना, ये सीईओ बन गए हैं यूट्यूब के। नील मोहन जो है वो यूट्यूब के सीईओ हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। फिर आगे की बात करता हूँ कि डिफरेंसेस जो है वो एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ में क्या है, क्योंकि ये चीज बस आपको पता होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर चीजें जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट में लिखी हुई है। मेन चीज जो है वो आपको लक्ष्मीकांत की बुक में मिलेगी या फिर हमारे जनरल स्टडीज के सेशन पर जो है वो अपन कवर करेंगे, राइट। तो ये डिफरेंसेस जो है वो एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ में क्या क्या है। तो एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन, भाई ये इंडियन सिटीजन ही होता है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट इंडियन इंडियन सिटीजन ही है, बट वो इंडिया के अंदर रह नहीं रहा है।
वो इंडिया के अंदर रह नहीं रहा है, राइट? तो दैट इज एनआरआई, कि उसके पास इंडियन पासपोर्ट होगा बट वो इंडिया के अंदर ऑर्डिनरली रिसाइड नहीं कर रहा है। कौन होते हैं इंडिया के ऑर्डिनरली रेसिडेंट? जो इंडिया के अंदर 6 महीने पहले से रह रहे हैं और 6 महीने बाद तक रहेंगे, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इंडिया के अंदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है वो नहीं रहता, राइट, मतलब एज इन कि वो इंडिया के अंदर जो है वो 6 महीने से ज्यादा जो है वो नहीं रह रहे हैं, तो वो एनआरआई की कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। और एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस की आवश्यकता होती है टैक्सेस निर्धारित करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू। अब पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको जो है इन दोनों को जो है वो मर्ज कर दिया गया है, राइट। अब ये दोनों एक ही हम लोग को देखने को रहा है, पहले अलग अलग कार्ड हुआ करते थे, अब एक ही सिंगल कार्ड जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है दोनों का। तो जैसे पीआईओ की बात करें तो ये फॉरेन सिटीजन है। क्या है ये? फॉरेन सिटीजन हम लोग को पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो फॉरेन सिटीजन देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति के पास फॉरेन पासपोर्ट है, मतलब ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन बट ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये ऐसा व्यक्ति है जो है इसके एंसेस्टर के पास जो है वो इंडियन पासपोर्ट हुआ होगा, राइट। फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक प्रकार की परमानेंट रेसिडेंसी होती है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के इंडियन ओरिजिन, यानी कि ये फॉरेन सिटीजन है बट इसके पेरेंट्स या इसका मतलब कोई भी मतलब जैसे कि ग्रैंड पेरेंट, अगर इस व्यक्ति के पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो है वो इंडियन है या एक टाइम पर ये इंडियन हुआ होगा, तो इसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड जो है वो मिल जाता है, जिसके थ्रू जो है ये मल्टीपल टाइम्स इंडिया के अंदर विजिट कर सकता है बिना किसी लेंदी प्रोसीजर के, राइट। इसको जो है वो परमानेंट वीजा मिल जाता है कि ये जब चाहे तब जो है वो इंडिया के अंदर आकर रुक सकता है, राइट। तो ये एक चीज है जिसके बारे में आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। अब जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सागर परिक्रमा प्रोग्राम फेज 3 के बारे में यहां पर बात हो रही है। सागर परिक्रमा प्रोग्राम फेज 3, तो देखो ये इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है। इस प्रोग्राम में मेनली फोकस जो है वो किसके ऊपर किया जाता है? हमारी कंट्री के कोस्टल एरिया के ऊपर किया जाता है। आपको पता है कि हमारी कंट्री जो है वो तीनों साइड से जो है वो पानी से घिरी हुई है। इसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं, राइट। तो आपको ऑलरेडी पता है इस चीज के बारे में कि तीनों साइड से हमारी कंट्री पानी से घिरी हुई है। हमारी बहुत लंबी एक कोस्ट लाइन हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस कोस्ट लाइन में मौजूद जो फिशरमैन जो होते हैं, मछुआरे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो बेसिकली उनके बेनिफिट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये सागर परिक्रमा प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है। और इसका भी फेज 3 जो है वो शुरू हुआ है। इसको शुरुआत करी है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने, सूरत हजीरा पोर्ट गुजरात से। तो कभी कभी देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है हजीरा पोर्ट कहाँ पर है, तो गुजरात आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सागर परिक्रमा जो है वो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हमारे पूरे कोस्टल बेल्ट जो है वहां पर जो फिशरमैन हैं उनको डेवलप करने का ये इनिशिएटिव है। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स फिशरमैन जो है वो फेस कर रहे हैं या फिशरी से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उसको रिजॉल्व करना, राइट। उनको इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट उनका करना, फोकस करना कि भाई सस्टेन तरीके से जो है वो बैलेंस होना चाहिए, सस्टेनेबल बैलेंस होना चाहिए। किनके बीच में सस्टेनेबल बैलेंस होना चाहिए? कि जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आप ओवर फिशिंग मत करो, भाई फिशिंग उतनी ही करो जिससे कि आप फूड सिक्योर रह सको। ओवर फिशिंग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्पीसीज जो है वो डैमेज होगी, राइट। और साथ ही साथ आपको जो है वो कोस्टल फिशर कम्युनिटीज का जो है वो ध्यान में रखना है, उनकी आजीविका का, राइट। तो दोनों ही चीजें, फूड सिक्योरिटी जो नेशन की है उसको भी बैलेंस करके चलना है, और कोस्टल जो फिशर्स कम्युनिटी है उनके भी आजीविका को ध्यान में रखते हुए चलना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है सभी को? फेज 1 और फेज 2 इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का 2022 और 2000 मतलब मार्च और सितंबर में जो है वो हुआ था। और इसमें बताया ये जाता है कि जैसे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि स्टेट फिशरीज ऑफिशियल, फिशरमैन के रिप्रेजेंटेटिव, फिश फार्मर एंटरप्रेन्योर्स और भी स्टेक होल्डर जो फिशरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट पूरी कंट्री से। तो ये लोग जो है वो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में इन्वॉल्व हैं। अब इसका फायदा जो है वो क्या होगा? इसमें फिशरमैन के साथ जो है वो इंटरेक्ट जो है वो किया जा रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को जाना जा रहा है, राइट, कि क्या क्या वो प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा रहा है, राइट, उनकी आर्थिक स्थिति को बेटर बनाया जा रहा है, और भी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट की जा रही हैं, राइट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट्स को अचीव करने में भी ये इनिशिएटिव जो है वो हेल्प कर रहा है, राइट। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं हमारी इंडियन कोस्ट लाइन के। तो हमारी कंट्री की जो कोस्ट लाइन है तो वो 7516.6, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो 8118
हम लोग को जो देखने को मिल रहा है 8118 लिखा हुआ है, तो वो अपने लिए काम का नहीं है, क्योंकि आप ज्योग्राफी की किताब में देखेंगे राइट, या ऑफिशियल आंकड़े देखेंगे तो 7516 ही आपको मैक्सिमम जगह पर नजर आएगा। तो इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, जो पीडीएफ में जो आपकी मेंशन है वो गलत है राइट, ये आर्टिकल में जो मेंशन था वो गलत था। तो हमारी कंट्री की जो कोस्ट लाइन है वो इतनी बड़ी, हमारी कोस्ट लाइन जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, आप ऑलरेडी जो है वो जानते हैं राइट। और ये इतनी बड़ी कोस्ट लाइन 2.8 मिलियन कोस्टल फिशर को जो है वो सपोर्ट करती है। 2.8 मिलियन मतलब कि लगभग लगभग जो है वो 28 लाख 28 लाख जो है वो फिशरमैन्स को जो है वो सपोर्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें फिश प्रोडक्शन के मामले में पूरे दुनिया भर में, तो इंडिया 8% कंट्रीब्यूट करती है फिश प्रोडक्शन के मामले में। और इंडिया की रैंक जो है वो फिश प्रोडक्शन के मामले में पूरे दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। पहले पर चाइना है, दूसरे पर इंडोनेशिया है, और तीसरे पर इंडिया हम लोग को देखने को मिलती है राइट। और इसके अगर शेयर की बात करें तो एग्रीकल्चर जीडीपी का 6.72% शेयर जो है वो फिशरी सेक्टर से आता है। और एक्सपोर्ट की बात करें, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की, तो 17% शेयर जो है वो फिशरी सेक्टर का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हमें देखने को मिलता है। बात समझ में आई? ठीक है। अब हम बात करेंगे पोलियो वायरस के बारे में। तो वेस्ट बंगाल सरकार ने अनाउंस किया है कि एडिशनल डोज इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन का दिया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो छोटे बच्चे हैं उनको एडिशनल डोज दिया जा रहा है इंजेक्शन के माध्यम से पोलियो वैक्सीन का, पोलियो वायरस को खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये जो एडिशनल डोज जो वेस्ट बंगाल के अंदर दिया जा रहा है वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस का है, और ये 9 महीने के बच्चे को दिया जा रहा है पोलियो से लड़ने के लिए राइट, यानी कि एक्स्ट्रा डोज। तो अक्टूबर 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही हम लोग को वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 देखने को मिल रहा है, बाकी हर जगह से ये पोलियो वायरस जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। वाइल्ड पोलियो वायरस जो है, हालांकि इसके केसेस 1988 में हम देखें और अभी रिसेंट जो है उसके केसेस देखें तो 99% तक डिक्लाइन हो गया है, 99% तक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2012 में इंडिया को रिमूव कर दिया था एक्टिव पोलियो वायरस ट्रांसमिशन की कंट्री की लिस्ट से, कि अब इंडिया के अंदर एक्टिव पोलियो वायरस जो है वो नहीं है। फिर टाइप 2 जो है वो वेस्ट वाटर में अभी रिसेंटली नजर आया, अर्ली 2022 में टाइप 2 पोलियो वायरस जेरूसलम, लंदन और न्यूयॉर्क में हम लोग को देखने को मिला। तो ये कुछ न्यूज थी जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी पोलियो वायरस है क्या? तो पोलियो मिलिटिस, जिसे हम लोग पोलियो के नाम से भी जानते हैं राइट, और ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है, ये एक वायरस के कारण होता है जिसको बोलते हैं पोलियो वायरस। ये एक सीरियस हाईली कंटाजियस यानी कि फैलने वाली बीमारी है, बहुत ही सीरियस। ये एक व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को जो है वो अफेक्ट करती है। 3 प्रकार के वाइल्ड पोलियो वायरसेस होते हैं। वाइल्ड पोलियो वायरसेस 1 अभी भी एग्जिस्ट करता है राइट, वाइल्ड पोलियो वायरस 2 और 3 जो है वो खत्म हो चुका है। पोलियो टिपिकली बच्चों को अफेक्ट करता है जिनकी उम्र 5 साल या उससे कम की होती है। इसमें मसल उनकी वीक हो जाती है, लोग परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं, इवन डेथ तक हो जाती है। 200 इन्फेक्शन में से एक इन्फेक्शन में हम लोग को इररिवर्सिबल पैरालिसिस देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा पैरालिसिस हो जाता है कि जो ठीक ही नहीं हो पाता, और 5 से 10% लोग जो है वो मर जाते हैं। कोई भी इलाज जो है वो पोलियो का नहीं है। सेफ इफेक्टिव वैक्सीन ही जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है कि एज अ प्रिवेंशन के तौर पर लिया जाता है। टाइप 2 वैक्सीन वायरस वेरिएंट जो है उसको वाइल्ड वायरस जो है वो कहा जाता है, और ये काफी तेजी से जो है वो उभरता है और स्प्रेड होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ये पोलियो वायरस के टाइप 1, 2, 3 हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है राइट। तो आखिरी बार पोलियो के केसेस हमारी कंट्री में कहाँ से रिपोर्ट किए गए थे? तो पोलियो वायरस 3 की अगर हम बात करें तो 2010 में हम लोग को देखने को मिला था झारखंड में आखिरी केस। 1999 में पोलियो वायरस 2 उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिला था, और 2 और 3 अब पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया। फिर लेटेस्ट 2011 में हम लोग को वेस्ट बंगाल में लास्ट केस जो है वो देखने को मिला था राइट। और 2012 में WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है वो उस एक्टिव पोलियो वायरस ट्रांसमिशन की कंट्री की लिस्ट में नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या प्रयास किया हम लोगों ने पोलियो को खत्म करने के लिए।
तो 1988 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन कि पूरे दुनिया भर में से पोलियो को इरेडिकेट करना है, खत्म करना है, और इन्होंने लॉन्च किया ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, राइट। सेकेंड पॉइंट, 1986 में इंडिया को प्रोवाइड किया गया 2.6 मिलियन यूएस डॉलर का ग्रांट एक पायलट पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन चलाने के लिए, पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन के थ्रू, जिसे पोलियो प्लस के नाम से हम लोग जानते हैं। इंडिया ने कमिट किया, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया था उस पर इंडिया का कमिटमेंट था कि पूरे दुनिया भर में से पोलियो को जो है वो खत्म कर देना है, और ये रेजोल्यूशन 1988 में लाया गया था। फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, जिसको हम लोग पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, इंडिया ने 1995 में लॉन्च किया। ये हर साल जो है वो 2 बार कंडक्ट किया जाता है ये कैंपेन, ये प्रोग्राम, राइट, पल्स पोलियो प्रोग्राम। एडिशनली काफी सारे राउंड्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, मिनिमम 2, राइट। सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के जो कि मतलब हाई रिस्क स्टेट, यानी कि जिन स्टेट्स में बहुत ज्यादा संभावना होती है पोलियो के आने की, तो वहां पर मल्टीपल राउंड जो है वो क्रिएट मतलब कंडक्ट होते हैं, यानी कि मल्टीपल कैंपेन कंडक्ट होता है, राइट। जनरली तो 2 कैंपेन्स हम लोग को साल में देखने को मिलते हैं, बट कुछ ऐसी और भी काफी सारी जगह पे 2 से ज्यादा भी होते हैं। साउथ ईस्ट एशिया रीजन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसमें इंडिया आता है, उसको सर्टिफाई किया गया है पोलियो फ्री द रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन के द्वारा 2014 में, यानी कि पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशियन रीजन को जो है वो पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया है। अब देखो, जैसे कि हमने देखा कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो अभी एडिशनल डोज जो है वो लगाया जा रहा है, 9 महीने, 9 मंथ्स, ध्यान में रखना, 9 महीने के बच्चे को एडिशनल डोज जो है वो लगाया जा रहा है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन की बात अगर हम लोग करें, ओरल यानी कि मुंह से दी जाने वाली पोलियो वैक्सीन जो होती है, तो ये एक लाइव वायरस से बनाई जाती है, राइट। क्योंकि आपको वैक्सीन बनाने की प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा पता है, वैक्सीन क्या है, ये एक लाइव वायरस है कि नहीं। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट कि वो लाइव वायरस है, वो जिंदा वायरस है, बॉडी के अंदर डाला जाता है जिससे कि हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज जो है वो एक्टिवेट हो जाए, और एंटीबॉडीज हमारी एक्टिवेट होंगी तो वो एक्सटर्नल इन्फेक्शन से जो है वो फाइट करेंगी, राइट। मतलब वो रिकॉग्नाइज कर जाएंगे, नहीं कि हमारी बॉडी जो है वो, क्योंकि देखो लाइव वायरस अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाएंगी और उसको मार देंगी, क्योंकि वो कम मात्रा में है, फिर उसको मार देंगी और इतनी सारी एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो जाएंगी, जिससे कि नेक्स्ट टाइम वो एक्चुअल में वायरस बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके तुरंत खत्म कर देगी, कि हमारी बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है वो तुरंत रेडी रहेगा। तो यू नो अबाउट इट। तो एक लाइव वायरस से जो है ये बनता है ओरल पोलियो वैक्सीन। अब जब लाइव वायरस है तो पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि ये कुछ वायरस एनवायरमेंट में छोड़ देता है, कि जिसके कारण दूसरे लोग अफेक्ट हो सकते हैं, इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये इसका एक डर हम लोग को ओरल पोलियो वैक्सीन का देखने को मिलता है। अब जब बात करें इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की, क्योंकि अभी जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो वैक्सीन की अभी हमने बात करी न्यूज में, तो याद करो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन थी वो। तो जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है, ये एक इनएक्टिवेटेड वायरस से बनती है। इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी ये नहीं छोड़ती है कि जिससे कि ये एनवायरमेंट में जो है वो रिलीज हो जाए, क्योंकि बॉडी के अंदर इंजेक्ट जो है वो कर दी जाती है। तीसरा डोज जो होता है वो बेसिकली दो डोज दिए, तो बताया जा रहा है कि तीसरा डोज जब देंगे तो बच्चा जब 9 महीने का होगा उस समय देंगे, और उस समय बच्चा जो है वो और ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाएगा इस प्रकार के वायरसेस से जो एनवायरमेंट में शायद हो सकते हैं। तो और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने ये एडिशनल डोज जो है वो शुरू किया है वेस्ट बंगाल ने, राइट। सो एज लॉन्ग एज एक सिंगल चाइल्ड रिमेन्स इन्फेक्टेड, यानी कि जब तक एक सिंगल चाइल्ड भी अगर इन्फेक्टेड है, सभी कंट्रीज में जितने भी बच्चे हैं उनको रिस्क है पोलियो का, एक सिंगल चाइल्ड से भी। और अगर पोलियो को इरेडिकेट नहीं कर पाए तो बहुत बुरी स्थिति फिर से आ सकती है, फिर से ये डिजीज जो है वो फैल सकती है, क्योंकि हाईली कंटेजियस है, बहुत तेजी से फैलने वाली ये डिजीज है, राइट। और फिर हमारी एक पोलियो इरेडिकेशन स्ट्रेटेजी भी है 2022 से 2026 तक की, तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि 2026 तक और पोलियो को जो है वो इरेडिकेट कर देना है पूरी तरह से। फिर ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव भी हम लोग को देखने को मिलता है, जो 4 पिलर्स पर काम करता है, कि भाई रूटीन इम्यूनाइजेशन करो, यानी कि रेगुलर बेसिस पर टीका लगाओ, राइट। और फिर सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन भी लगाओ, यानी कि एक्स्ट्रा डोजेस वगैरह लगाओ, मॉनिटर करो, सर्विलांस करो, और टारगेटेड मॉपअप कैंपेन, यानी कि टारगेट एरियाज पर, यानी कि जिस एरियाज पर संभावना है पोलियो वायरस के आने की, तो उस एरिया को जो है आप टारगेट करो, राइट।
सो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब एवियन इन्फ्लुएंजा की जो है वो बात हो रही है। बर्ड फ्लू वगैरह का नाम आपने सुना होगा, तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा है। तो रिसेंटली जो हेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है बर्ड फ्लू पेंडेमिक की, बर्ड फ्लू महामारी की जो है वो चेतावनी दी है। और बर्ड फ्लू पहली बार जो है वो जब आउटब्रेक जब हुआ था, तो उसने, और इवन इन जनरल बर्ड फ्लू के आउटब्रेक ने जो है वो 15 मिलियन डोमेस्टिक बर्ड्स को मार दिया। 15 मिलियन, 1.5 करोड़ चिड़ियाओं को मार दिया। 193 मिलियन और भी मारना पड़ा, चिड़ियाओं को मारना पड़ा सिंस अक्टूबर 2021। सो अभी ये फैला है यूरोप और एशिया से नॉर्थ अमेरिका, साउथ और सेंट्रल अमेरिका में। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ये चीज कंफर्म कर दी है कि एवियन फ्लू के केसेस जो हैं मैमल्स के अंदर, जैसे कि स्कंक्स में हम लोग को देखने को मिल रहा है। स्कंक एक बेसिकली प्रजाति है, राइट, स्कंक। फिर रैकून में हम लोग को देखने को मिल रहा है, रेड फॉक्स में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इन सब प्रजाति में भी, यानी कि अब ये ट्रांसमिट हो रहा है। दिस इज द मेजर कंसर्न। मतलब ये जो एवियन फ्लू जो है, एवियन इन्फ्लुएंजा जो है, बर्ड फ्लू जो है, वो अब चिड़ियाओं से मैमल्स में जा रहा है, स्तनधारी प्रजातियों में जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। एंड दिस इज द वेरी सीरियस कंसर्न ओवर हियर। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये इस प्रकार का इसका ट्रांजिशन, राइट, क्योंकि फिर ये ह्यूमन में भी जो है वो जा सकता है। म्यूटेशन आपको ऑलरेडी पता, आपने म्यूटेशन के बारे में कोरोना वायरस के, कोविड के जो टॉपिक्स हैं उसमें हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था कि म्यूटेशन क्या होता है। देखो यार, आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या होते हैं, जीन्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। अब कोई भी वायरस जो है वो जब बॉडी के अंदर जो है वो अफेक्ट करता है, तो वो क्या करता है कि अब जैसे कोई भी वायरस है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बॉडी पे गया, उसके जेनेटिक सिस्टम के साथ उसने इंटरेक्ट किया, उसकी बॉडी के साथ उसने इंटरेक्ट किया, फिर उस व्यक्ति से वो दूसरे व्यक्ति में जा रहा है, वो इंटरेक्शन करने के बाद जा रहा है, दैट मीन्स कि उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं। फिर वो दूसरे व्यक्ति में गया, फिर उसके अंदर और चेंजेस आए। तो ऐसे करके चेंजेस हम लोग को जो देखने को मिलते हैं ना वायरस में, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमंस, जो ह्यूमन जो है वो एक एनिमल से जो है वो बेसिकली एप, बंदर, बंदर से जो है वो हम आज की डेट में मॉडर्न ह्यूमन बने हैं, राइट। बंदर से मॉडर्न ह्यूमन बने हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ चेंजेस। तो आपको पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंजेस उसमें हम लोग को नजर आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वायरस भी जो है उसमें भी चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इवोल्यूशन की प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन नजर आ रहा है, बताया जा रहा है, इसके कारण से ये वायरस जो है वो आज की डेट में मैमल्स को भी अफेक्ट कर रहा है, राइट। और म्यूटेशन जो है वो एक सिग्नल है कि ये वायरस जो है वो क्रॉस कर रहा है अपने बैरियर स्पीसीज के, यानी कि अब बर्ड से दूसरी स्पीसीज पर जो है वो जा रहा है। दिस इज द वेरी सीरियस कंसर्न। इसके कारण एक एवियन महामारी भी आ सकती है। तो आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे आगे चल के, यू शुड नो दीज पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इंडिया के अंदर आउटब्रेक की बात करें तो 2020 और 21 में इंडिया के अंदर जो है वो वाइल्ड बर्ड्स, जंगली चिड़िया जो हैं, उनकी मास मोर्टालिटी हुई, उनकी भारी मात्रा में मौतें हुई हैं। अब एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, जैसे बर्ड फ्लू, सब टाइप ए H5N1, ए H9N2, और स्वाइन इन्फ्लुएंजा जैसे स्वाइन फ्लू, इसका सब टाइप H1N1, H3N2। देखो ये वाली चीज भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि बताओ जरा कि एवियन जो इन्फ्लुएंजा है वो क्या है। तो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की कैटेगरी में आएगा। स्वाइन फ्लू या स्वाइन इन्फ्लुएंजा जो है वो H1N1। तो ऐसी चीजें पहले पूछी जा चुकी है सिविल सर्विसेज के अंदर, फिर से पूछी जा सकती है। अच्छा, ये थोड़े से अलग हम लोग को देखने को मिलता है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस से, और ये इजिली जो है वो ह्यूमंस में ट्रांसमिट नहीं करता, राइट, एवियन इन्फ्लुएंजा। बट अब ये तो एक जनरल डेफिनेशन है, बट अभी हम देख रहे हैं कि इस पर म्यूटेशन आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ये म्यूटेशन कर रहा है। तो दैट मीन्स कि अपने बैरियर को तोड़कर ह्यूमन में भी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है इन फ्यूचर। सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। एच और एन की बात करें तो देखो ये वाले नाम आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। हेमक ग्लूटिनिन, हेमक ग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज। तो ये एच और एन जो है वो
ये इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो चीजों को, राइट। तो ये फ्लू वायरस का नाम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। और हेमा ग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज, राइट, ये पहला एस्पेक्ट हम लोग को फ्लू वायरस का देखने को मिल रहा है, जिसको आइडेंटिफाई करना, मतलब जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि एच और एन, ये दो चीजों के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कि बॉडी में ये वायरस है कि नहीं है। और एक्योटिक बर्ड्स, जो चिड़िया पानी में हम लोग को देखने को मिलती हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो है ये मतलब रिजर्वायर है, सबसे ज्यादा यहीं से ही जो है वो वायरस रिलीज होता है, एक्योटिक बर्ड से, राइट। क्या क्या चिंताएं हम लोग को एवियन इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड इंडिया में देखने को मिल रही है? तो एक्टिव सर्वेलांस की कमी। व्हाट डज दिस मीन? कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से। सेकेंडली, पोल्ट्री बर्ड्स जो है, राइट, आपको पता है पोल्ट्री फार्म वगैरह आपने देखा होगा, तो वहां पर चिड़ियाएं वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में रहती हैं, तो उनको फ्लू के अगेंस्ट वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा है। फार्म्स जितने भी हैं, राइट, चिड़ियाओं के, जहां पर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स भी जो है वो रहते हैं, तो पोटेंशियल ये है कि वायरस जो है वो एक से दूसरे, मतलब मैमल्स में, जैसे अभी हमने देखा कि बर्ड से जो है ये मैमल्स में ट्रांसमिट कर रहा है म्यूटेशन के कारण। तो जिस क्षेत्र में अलग अलग वेराइटी ऑफ एनिमल्स हैं, जिस फार्म्स में, यानी कि फॉर एग्जांपल कि वहां पर बर्ड्स भी हैं, राइट, काउस भी हैं, कैटल्स, लाइक, तो वहां पर ये सब चीजें भी है ना, तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से म्यूटेशन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और इवन ये ह्यूमंस तक को इन्फेक्ट कर सकता है। सो दीज आर द कंसर्न, ये सब चिंताएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हम लोग को देखने को मिल रही हैं। अब इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में बात करें तो 4 प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमन को, याद रखिएगा। इन्फ्लुएंजा बी वायरस जो कि सर्कुलेट करता है ह्यूमंस में, और ये एपिडेमिक कर सकता है, यानी कि एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि महामारी का कारण भी जो है ये बन सकता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा सी वायरस की बात करें तो ये ह्यूमंस और पिग्स दोनों को जो है वो इन्फेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा डी वायरस की बात करें तो ये कैटल को अफेक्ट करता है। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के इन्फ्लुएंजा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अब ह्यूमन इन्फेक्शन के बारे में हम लोग बात करें, ह्यूमन इन्फेक्शन, तो ह्यूमन इन्फेक्ट हो सकता है एवियन, स्वाइन और दूसरे जूनोटिक इन्फ्लुएंजा वायरस से, क्योंकि आज की डेट में म्यूटेशंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके कारण से ह्यूमन भी इन्फेक्ट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ह्यूमन इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के कारण होते हैं इन्फेक्टेड एनिमल से या कंटामिनेटेड एनवायरमेंट, क्योंकि ह्यूमन को इन्फेक्शन उसी चीज से होगा ना, कि कंटामिनेशन, यानी कि कोई भी चीज अगर इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्टेड व्यक्ति, इन्फेक्टेड एनिमल, तो उसके कॉन्टेक्ट में ह्यूमन आएगा तभी इन्फेक्ट होगा, राइट। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बारे में और बात करें हम लोग तो सीवियरिटी, तो इसकी सीवियरिटी जो है वो माइल्ड से, यानी कि फीवर और कफ हो जाता है किसी व्यक्ति को, फिर धीरे धीरे करके इस कंडीशन बिगड़ने लगती है, सीवियर निमोनिया हो जाता है, सेप्सिस होने लगते हैं शॉक्स वगैरह के साथ, राइट। अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हम लोग को देखने को मिलता है, इवन डेथ की केसेस भी हम लोग को नजर आते हैं। कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, एनसीफिलाइटिस हो जाता है, एनसीफेलोपैथी हो जाता है, यानी कि ब्रेन स्वेल हो जाता है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को सीवियर केसेस में नजर आ जाता है। अब आप इसको प्रिवेंट कैसे करोगे? तो कंट्रोल करोगे पर्टिकुलर डिजीज को, राइट, कि जहां पर भी एनिमल्स वगैरह है वहां पर ह्यूमंस का इंटरेक्शन ना हो, ट्रैवलर जो है वो उन कंट्री में ना जाए, अवॉइड करें ऐसे एरियाज को जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स वगैरह हो गया, ऐसे एरिया पे एंटर ना करें जहां पर स्लॉटरिंग एक्टिविटी होती है, राइट, यानी कि वहां पर मारा जाता है बर्ड्स को, राइट। और ऐसे सरफेस के कांटेक्ट में ना आए जो आपको लग सकता है कि कंटामिनेटेड है पोल्ट्री के फीकस से, मतलब कि उनकी पॉटी वगैरह जो होती है ना, तो ऐसी प्लेसेस पर भी ना जाया जाए। सो टू मिनिमाइज पब्लिक हेल्थ रिस्क, यानी कि पब्लिक की हेल्थ की रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करनी है, क्वालिटी सर्विलांस करना है दोनों ही एनिमल और ह्यूमन पॉपुलेशन का, राइट। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है हर एक ह्यूमन इन्फेक्शन का, राइट। रिस्क बेस्ड पेंडेमिक प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपको एक प्लानिंग करना जरूरी है, राइट, कि कहीं महामारी ना आ जाए, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे पहले से ही। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं, न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर, न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर, और ये इसका मतलब दवाइयों का नाम है ऑसल ऑसल्टामिविर, जेनामिविर, राइट। और ये रिड्यूस कर सकता है वायरल रेप्लिकेशन के ड्यूरेशन को, यानी कि फैलने से कम कर सकता है ये, राइट, उसको रोक सकता है कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट। और बेसिकली सर्वाइवल को इम्प्रूव कर सकता है, राइट। ट्रीटमेंट जो है वो रिकमेंड किया जाता है मिनिमम 5 दिनों के लिए, बट
इसको एक्सटेंड किया जा सकता है कि अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। अब H5N1 बताओ, H5N1 जो है वो स्वाइन फ्लू है या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा है? स्वाइन इन्फ्लुएंजा है या एवियन इन्फ्लुएंजा है? अभी बताया स्वाइन इन्फ्लुएंजा नहीं है, एवियन है, राइट। सो ये बेसिकली महामारी का भी एक कारण जो है वो बन सकता है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टोटल 868 केसेस जो एवियन इन्फ्लुएंजा के हमें देखने को मिल रहे थे ह्यूमन के अंदर 2003 और 2022 के बीच में, उनमें से 457 केसेस जो थे वो फटाल थे, राइट। काफी डिस्टर्बिंग थे, काफी डैमेजिंग थे। हाउएवर कोई भी एविडेंस जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड का जो है वो बर्ड फ्लू का अभी तक नहीं मिला है, राइट। और बताया जा रहा है कि फ्यूचर में पेंडेमिक होगी कि नहीं होगी वो उसके लिए भी प्रॉपर जानकारी नहीं है, बट हमें प्रिपेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। तो एक चीज तो गाइस आपको ऑलरेडी पता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हमने ये टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं। इंडिया और यूएई के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। अब देखो ये एग्रीमेंट कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीज है, बस जो आपको ध्यान में रखनी है एक ही चीज कि इस एग्रीमेंट के थ्रू दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो है वो एनहांस हो जाता है, ट्रेड जो है वो बढ़ जाता है, बस। चलिए कवर करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो इंडिया और यूएई ने साइन किया था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अपने बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, और ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो फरवरी 18 2022 को हुआ था। और अभी रिसेंटली एक स्पेशल बिजनेस इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दुबई में, क्योंकि पहला साल जो है वो कंप्लीट हुआ है इसको साइन करने का, क्योंकि 18 फरवरी 2022 और अभी 18 फरवरी 2023 के आगे हम लोग जो है वो निकल चुके हैं, मार्च चल रहा है, राइट। तो ये जो एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था उसके 1 साल हुए थे, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल बिजनेस इवेंट रखा। और इससे फायदा ये हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो है वो बूस्ट हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें 5 सालों के अंदर बताया जा रहा है, एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि जो सामान है, गुड्स जो है, उसमें ट्रेड जो है वो 100 बिलियन यूएस डॉलर का पहुंच जाएगा और सर्विसेज में ट्रेड जो है वो 15 बिलियन यूएस डॉलर से इंक्रीज हो जाएगा। इससे पहले इंडिया ने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सिंगापुर के साथ, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, आसियान कंट्री के साथ, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस, इंडोनेशिया के साथ। इंडिया और भी काफी सारी कंट्री से जो है वो नेगोशिएट कर रही है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड। यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो ये पहला बायलैटरल एग्रीमेंट है जो कि साइन किया गया है इंडिया के द्वारा मिडिल ईस्ट या फिर नॉर्थ अफ्रीका रीजन में, जिसको मीना रीजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स को कवर किया जा रहा है, हेल्थ केयर, डिजिटल ट्रेड, कॉमर्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये सब एरियाज को कवर किया जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रेड रिलेशंस को जो है वो बढ़ाना, एनहेंस करना और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को जो है वो बढ़ावा देना। और हम लोग बात करें कि इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये लागू हो गया था फरवरी में, मतलब साइन हुआ था फरवरी में और लागू हो गया था मई 2022 से। इसके की फीचर की बात करें, कुछ नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड जो है वो बढ़ जाता है, बस, और कुछ नहीं है। तो इसमें यूएई के मतलब एक्सपोर्ट जो है उनको ग्रेटर एक्सेस जो है वो मिल जाएगा, राइट। टैरिफ जो है, टैरिफ बैरियर जितने भी है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, आसानी से एक दूसरी कंट्रीज के अंदर प्रोडक्ट जो है वो एंटर कर जाएंगे, राइट। मार्केट एक्सेस जो है वो बढ़ जाएगा काफी सारे सेक्टर्स के अंदर, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी टेक्निकल बैरियर्स जो होते हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे, राइट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का उपयोग किया जाएगा। यूएई के बिजनेस के लिए जो है वो एक्सेस बढ़ जाएगा, एनहांस हो जाएगा, यानी कि फोकस है वो यूएई के ऊपर किया जाएगा इस एग्रीमेंट के थ्रू, राइट। सपोर्ट जो है यूएई कंपनीज के लिए वो 10% प्राइस प्रेफरेंस के थ्रू हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी, यानी उनको वेरियस चीजों में जो है वो फायदा दिया जाएगा। यूएई की कंपनीज वगैरह उनसे हम लोग परचेज कर लेंगे प्रोडक्ट, एनहेंस करेंगे ट्रेड को। अश्योरेंस दिया जाएगा कि यूएई के प्रोडक्ट जो है वो उनको इंडिया की एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, राइट। ज्वाइंट कमेटी भी ये मिलकर बनाएंगे कि आगे चल के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार के अगर चेंजेस करने तो दोनों की सहमति से चेंजेस किए जा सके। इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होता, सिर्फ बायलैटरल ट्रेड जो है वो बढ़ जाता है। कितना क्या बढ़ता है तो वो सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। काफी सारे इंडियन बिग बिजनेस जाइंट वो अपने ऑपरेशन जो है वो यूएई में एक्सपेंड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट, और करते ही हैं।
अब इंपॉर्टेंस है वो यूएई की क्या है, तो इकोनॉमिक टाइज दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो है वो इकोनॉमिक टाइज जो है वो एनहांस हो जाएंगे। यूएई इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना और यूएसए के बाद। तो इसके बीच में अगले 5 सालों में हमारा गुड्स और सर्विसेज में ट्रेड जो है वो एनहांस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यूएई एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है इंडियन बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए, वहां पर काफी सारे इंडियंस भी जो है वो रहते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो काफी सारे एरियाज को हम कवर कर रहे हैं, डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इस प्रकार के एरियाज पर काम कर रहे हैं। दोनों ही कंट्रीज मिलकर क्लोजली काम कर रही है टेररिज्म को खत्म करने के लिए, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड बढ़ाने के लिए। फिर कल्चरल टाइज दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक हिस्टोरिकल और कल्चरल लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, यानी कि काफी पुराने ऐतिहासिक हमारे संबंध भी हैं, राइट। तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है। हम नेचुरल पार्टनर रहे हैं इंडिया, मतलब यूएई इंडिया का मेडिटेरेनियन क्षेत्र में, राइट। सो यूएई हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायस्पोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये बस एक छोटी सी चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये सब जो एग्रीमेंट होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया, राइट। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट जो है वो ट्रेड को बूस्ट करने के पर्पज के लिए होते हैं। अब एरो इंडिया 2023 क्या है, तो ये एरो इंडिया 2023, एरो इंडिया इसमें हम लोग बताते हैं हमारी कंट्री के अंदर जो है वो एविएशन सेक्टर जो है वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, कितना बढ़िया जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो इसको जो है वो शोकेस किया जाता है, राइट, इस पर्टिकुलर इवेंट के दौरान। यानी कि एक प्रकार से ये मेला होता है, राइट, जिस मेले में हम लोग बताते हैं कि हमारी कौन से एविएशन प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो उसके बारे में हम लोग शोकेस करते हैं। तो इसका ये 14वां एडिशन था, 14th एडिशन हमें देखने को मिला एरो इंडिया 2023 का। ये एक प्रीमियर ग्लोबल एविएशन ट्रेड फेयर है। देखो, ट्रेड फेयर, मेला, एक व्यापार मेला, राइट, विमान व्यापार मेला। ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है इंडिया की एविएशन डिफेंस इंडस्ट्री को कि वो बता सके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी टेक्नोलॉजीज के बारे में और सोल्यूशंस के बारे में, राइट, कि नेशनल डिसीजन मेकर्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके हाइलाइट्स के बारे में बात करें, इसकी थीम जो है वो क्या है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो ये इसकी थीम है, द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एरो इंडिया जो है वो हर 2 साल में हम लोग को जो है वो एक बार देखने को मिलता है, और इसको HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो कंडक्ट करती है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, उसके अंडर ये पूरी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, कंडक्ट की जाती है। इसका पहला एडिशन जो है वो 1996 में कंडक्ट हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि प्रमोट करना इंडिजीनियस एयर प्लेटफॉर्म्स, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर बनाई गई जितनी एयर या एविएशन टेक्नोलॉजीज हैं, तो उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, राइट। जैसे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हो गया, HTT-40 हो गया, डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हो गया, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो गए, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हो गए, इंडिया में बनाए गए, जिसको हम लोग को एक्सपोर्ट करना है, अट्रैक्ट करना है कि फॉरेन कंट्रीज हमसे ये परचेज करें। MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को इंटीग्रेट करना, राइट, ग्लोबल सप्लाई चेन में, और अट्रैक्ट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। 98 कंट्रीज, 32 डिफेंस मिनिस्ट्रीज, 29 एयर चीफ्स, 73 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, इंटरनेशनल और इंडियन ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ये पूरे के पूरे यहाँ पर इन्वॉल्व थे इसी इवेंट के अंदर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 200 से भी ज्यादा एग्रीमेंट जिनकी कीमत 80,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, वो साइन हुए 2023 एडिशन के दौरान एरो इंडिया के। इवेंट का फोकस जो था वो इंडिजीनियस, यानी कि इंडिया में बनाई गई एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजीज के ऊपर, और इसको हमने आत्मनिर्भर भारत के साथ जो है वो लिंक किया। यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार जो है उसने भी अपना डिस्प्ले किया, डेब्यू डिस्प्ले, यानी कि पहली बार हमारे मेले में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले किए गए, राइट। 2 5th जनरेशन फाइटर्स को डिस्प्ले किया गया, राइट, जिसका उपयोग जो है वो उसकी एयरफोर्स करेगी, जैसे कि सुपरसोनिक F-35A लाइटनिंग 2 और F-35A जॉइंट स्ट्राइक फाइटर मल्टी रोल जेट्स। तो इसको जो है वो किया। अच्छा देखो, अब भाई हमारे मेले में यूएसए क्या कर रही है, यूएसए अपनी इतनी ह्यूज एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे मेले में दिखा रही है दुनिया को। सो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स चाह रही है कि इंडिया और उसके डिफेंस रिलेशन स्ट्रेंथन हो, स्ट्रांग हो। सिर्फ पढ़ना नहीं है, चीजों को समझना भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स अब चाह रही है कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से जो है वो चीजें खरीदे, रेदर देन इधर उधर जाने की जगह रशिया के ऊपर डिपेंडेंट, फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट होने की जगह हमसे खरीदो। तो ये मैसेज है यूनाइटेड स्टेट्स का, क्योंकि कोई भी कंट्री है वो ट्रेड करना चाहती है, व्यापार को अपने बढ़ाना चाहती है। तो ये इसकी पॉलिसी है। अब स्ट्रेटेजिक और सिग्निफिकेंस देखो,
एक बहुत बड़ा यूएसए का डेलीगेशन यहाँ पर आया है, काफी सारे लोग यूएसए की तरफ से आए, यूएस ऑफिशियल्स आए, और इन्होंने डिसाइड किया कि ये फ्लाई करेंगे अपने लेटेस्ट एयरक्राफ्ट को, जो कि एक स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल सिग्नल देता है। स्ट्रेटेजिक तो हमें समझ में आ रहा है, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिक तो हमें समझ में आ रहा है, रशिया को अपोज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जियोपॉलिटिकल क्या है? जियोपॉलिटिकल इट मींस कि अब वो इंडिया के साथ इस क्षेत्र में अपने रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करके जो है वो मजबूत बना के बेसिकली क्या किस चीज पर जो है वो काम करना चाह रहा है कि इंडिया जो है वो उससे ही माल परचेज करे, दूसरी जगह ना जाए। देखो लिखा है बल्क ऑफ इंडिया का मिलिट्री इक्विपमेंट, यानी कि भारी मात्रा में मिलिट्री इक्विपमेंट हमारा कहां से आता है? रशिया से, राइट, जो कि वेस्ट सैंक्शन के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है यूएसए और रशिया की आनाकानी चलती है। यूएसए नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री रशिया रशिया से कुछ भी चीज परचेज करे। यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है, राइट, क्योंकि उसने वॉर छेड़ दिया था यूक्रेन के अंदर उस समय से, और यूएसए चाहता है कि इंडिया जो है वो मॉस्को के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, राइट। और इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज के थ्रू करना चाहता है, यानी कि इंडिया को जो है वो बेसिकली इंडिया के साथ एक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करके, डिफेंस रिलेशनशिप क्रिएट करके इंडिया को प्रोडक्ट देना चाहता है। बट हमें भैया किसी से प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आत्मनिर्भर बनना है, क्योंकि इन लोग के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, कल को इन लोग ने मना कर दिया हमें मतलब इमरजेंसी में चीजें देने के लिए, तो हमारे लिए चीजें खराब हो जाएंगी, और ये हरकत पहले यूएसए कर चुका है, राइट। ये वॉर के समय पर सैटेलाइट इमेज नहीं दे रहा था यहाँ में। सो एरो इंडिया 2023 का मेन अट्रैक्शन क्या है? तो एक तो मेड इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट्स देखने को मिले हैं, इंडिया के फ्यूचरिस्टिक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जैसे कि 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए मार्क 2, नेवल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, तो इस प्रकार की एयरक्राफ्ट यहाँ पर डिस्प्ले किए गए। अरे इवन जेट पैक सूट्स भी जो है वो डिस्प्ले किया गया। ये मॉडल था, सोल्जर जो है वो जेट पैक पहनते हैं, और उसको इंडियन स्टार्टअप ने जो है वो बनाया था, उसका भी उद्घाटन किया गया। और मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला, ब्रह्मोस एरोस्पेस भी जो है हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली, और HLFT-42 भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला कि जिसको डिस्प्ले किया गया था, राइट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 के टॉपिक को। चंद्रयान 3 के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो रिसेंटली बताया जा रहा है कि इसरो ने कंफर्म किया है कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, यानी कि मून पर जाकर जो लैंड करेगा लैंडर चंद्रयान 3 पर, क्योंकि यहाँ से रॉकेट से जो है वो भेजा जाएगा, और फिर वो मून के नजदीक जाकर जो है वो शटल जो है वो यहाँ पर गिरेगा मून पर, और मून पर जो है वो एक लैंडर होगा, और फिर लैंडर के अंदर से जो है वो एक रोवर जो है वो निकलेगा, जिसके पहिए होंगे, और वो मून पर जो है वो घूमेगा, राइट। तो अभी कंफर्म हुआ है कि जो लैंडर है उसकी सक्सेसफुल टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है, राइट। तो लैंडर जो है चंद्रयान 3 के लिए कि मून पर जो हम लोग लैंडर को भेजेंगे, तो हो गया, उसका टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो चंद्रयान 3 आपको पता है इंडिया का तीसरा मून का मिशन है, राइट। तो इसको लॉन्च जो है वो किया जाएगा, बताया जा रहा है कि 2023 के एंड तक कह रहे हैं वैसे तो ये कि लॉन्च कर देंगे, बट मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV3 से जो है वो इसको लॉन्च करेंगे श्रीहरिकोटा से। लैंडर जो है वो इस पर्टिकुलर मिशन का उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया अपना क्रूशियल EMIEMC, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटर इंटरफेरेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट, तो इसको कंप्लीट कर दिया है। UR राव सैटेलाइट सेंटर जो बेंगलुरु के, वहां पर ये टेस्ट किया गया था। टेस्ट में इंश्योर किया गया है कि सैटेलाइट्स के पूरे फंक्शन जो है, सैटेलाइट सबसिस्टम्स के जो फंक्शन है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, और काम करेंगे स्पेस के एनवायरमेंट में, राइट। चंद्रयान मिशन के बारे में बात करें तो इंटर प्लानिटरी मिशन ये हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके 3 मॉड्यूल हैं। एक प्रोपल्शन मॉड्यूल जो उसको ऊपर लेकर जाएगा, एक लैंडर मॉड्यूल जो कि उसको मून पर लैंड कराएगा, और एक रोवर, यानी कि लैंडर जो है वो मून पर लैंड करने के बाद इसके अंदर से एक गाड़ी निकलेगी, राइट। एक रोवर हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा जो चलेगा, मून के चक्कर लगाएगा। अब ये मिशन जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिशन है, राइट, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास इशू हुआ था, टेक्निकल इश्यूज भी आ गए थे लास्ट टाइम। हमारा जो रोवर जो था वो निकल ही नहीं पाया, लैंडर जो है वो डैमेज हो गया था, क्रैश हो गया था, राइट, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। तो इससे पहले जैसे कि है कि चंद्रयान 2 मिशन के अंदर हम लोग को देखने को मिला टेक्निकल ग्लिच आया लैंडिंग के समय पर, और सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो हो नहीं पाई। तो चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको एडिशनल टेक्निकल एडवांसमेंट उसमें किया जा रहा है, जिसके थ्रू वो प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कंडक्ट कर सके। फिर इसमें टाइमलाइन भी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखो ये लूनार मिशन है। अब देखो हर एक चीज पूरे स्पेस में ऑर्बिट पर चलती है, आपको ऑलरेडी जो है वो पता है, राइट। हम लोग जो है वो सूर्य है, एक सन जो है, उसके जो है वो ऑर्बिट लगा रहे हैं पूरे के पूरे प्लैनेट्स वगैरह, राइट। और प्लैनेट के अपने मून है जो उसके जो है वो चक्कर लगा रहे हैं।
तो एक पर्टिकुलर पता है समय पर ही जो है वो उसको भेजना पड़ता है कि जिससे कि वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के आमने सामने आकर जो है वो ट्रांसफर हो सके। क्योंकि आप जो है वो अगर दूसरे यानी कि हर एक मिशन का एक टाइम होता है पता है, क्योंकि उस टाइम पर अगर आपने अपने मिशन को लॉन्च नहीं किया तो वो सही समय पर पहुंच नहीं पाएगा और क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि अपने टाइम यानी कि पहुंचने के टाइम से और ज्यादा डिले हो जाएगा, तो उसका फ्यूल भी जो है वो खत्म हो सकता है और बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ सकती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको टाइम पर ही जो है वो रिलीज किया जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार का डिले जो मिशन में हमें देखने को मिलेगा तो उसका जो लॉन्च का रीशेड्यूलिंग जो है उसका फिर करना पड़ेगा, यानी कि उसको फिर दूसरे टाइम पर लॉन्च करना पड़ेगा। फिर कोविड-19 के कारण सप्लाई चेन डैमेज हो गया था, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि काफी सारे पार्ट्स वगैरह समय पर जो है वो बन नहीं पाए, इसलिए मिशन डिले हुआ। चंद्रयान मिशन जो है वो मून का मिशन है, आपको ऑलरेडी जो है वो पता है। और जैसे ही इंडिया जो है वो लैंड कर देता है, एक बार सॉफ्ट लैंडिंग कर देता है मून के ऊपर, तो हम चौथी कंट्री बन जाएंगे यूएसए, रशिया और चाइना के बाद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली। चंद्रयान 1 मिशन जो है वो 2008 का मिशन हमें देखने को मिला था, मून के चक्कर लगाने का मिशन था। चंद्रयान 1 मिशन एक ऐसा मिशन था जिसने मून पर पानी की खोज करी थी कि मून पर पानी है, इसके बारे में बताया था। बट हालांकि असलियत तो ये थी कि इस मिशन पर यूनाइटेड स्टेट्स का एक इंस्ट्रूमेंट था जिसके थ्रू पता लगा था, राइट। तो टेक्निकली इंडिया ने नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ने पता लगाया मून पर पानी के बारे में, नासा ने पता लगाया, टेक्निकली इंडिया ने नहीं लगाया, बट मिशन इंडिया का था, इसलिए हम लोग इंडिया का भी इसके साथ नाम जोड़ते हैं। बट आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। और ये जो चंद्रयान 1 मिशन था, ये पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जो है वो लॉन्च किया गया था। इसमें 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे। 5 इंस्ट्रूमेंट जो थे इंडिया के थे और दूसरे यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा के हम लोग को देखने को मिल रहे थे और बुल्गारिया के देखने को मिल रहे थे, राइट। चंद्रयान 2 मिशन 2019 में जो है वो लाया गया। इसमें एक लैंडर था विक्रम और एक रोवर था प्रज्ञान। तो अक्सर ये नाम जो है वो पूछे जाते हैं लैंडर और रोवर के, तो विक्रम और प्रज्ञान इसके नाम थे। इंडिया का पहला अटेम्प्ट था कि मून पर हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो करेंगे उसके साउथ पोल पे। और इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 के थ्रू। और इसके अंदर 8 साइंटिफिक पेलोड जो थे वो मौजूद थे। और लैंडर विक्रम जो है वो क्रैश हो गया लूनार के सरफेस पे जाकर और मिशन फेल हो गया हमारा। अब चंद्रयान 3 मिशन हमारा प्लान है कि इस साल के एंड तक, 2023 के एंड तक जो है ये कंप्लीट कर देंगे इस मिशन को। एक्सपेक्टेशन ये है कि कॉस्ट जो है वो इसकी 615 करोड़ रुपए लगने वाली है। और इसमें स्पेस का एक्सप्लोरेशन हम लोग जो है वो करेंगे, मतलब स्पेस के बारे में जानेंगे। मिशन जो है वो हेल्प करेगा कि इंडिया को नॉलेज और एक्सपीरियंस मिल सके स्पेस एक्सप्लोरेशन के एरिया पे, राइट। और फिर उसको दूसरे एरियाज पर हम लोग जो है अप्लाई करेंगे, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस टूरिज्म, तो इन सब एरिया पर अप्लाई करेंगे, राइट। फिर इसके अलावा डिस्कवरी, जो पानी की डिस्कवरी हुई है मून पर चंद्रयान 1 के द्वारा, तो उसने और भी पॉसिबिलिटीज जो है वो ओपन कर दी कि मून पर हम लोग को और भी चीजें रिसर्च करनी है, राइट। तो ये है एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। सिकल सेल एनीमिया, तो आपको पता है एनीमिया की प्रॉब्लम्स के बारे में। रेड ब्लड सेल जो होते हैं जब वो सही नहीं होते हैं, राइट, प्रॉपर नहीं होते हैं किसी इंसान की बॉडी के अंदर, और ये बेसिकली जेनेटिक के साथ इसको वेरिएशन को जो है वो लिंक किया जाता है एनीमिया को, राइट। और रेड ब्लड सेल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का उनका काम होता है। तो ये बेसिक चीज आपको ऑलरेडी पता ही है। तो रिसेंटली बजट 2023-2024 में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि इंडिया जो है वो सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन को पूरी तरह से मिशन मोड बेसिस पर खत्म कर देगी 2047 तक। इंडिया सेकेंड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है अगर हम बात करें उन लोगों की जो लोग पैदा होते हैं सिकल सेल एनीमिया से, राइट, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, राइट। तो इसीलिए इंडिया के अंदर सेकेंड मोस्ट हम लोग को वर्स्ट प्रॉब्लम इंडिया के अंदर देखने को मिलती है प्रिडिक्टेड बर्थ से रिलेटेड, इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टेड बर्थ विद सिकल सेल एनीमिया। तो बच्चों का बर्थ जो हो रहा है वो सिकल सेल एनीमिया के साथ हो रहा है, राइट। तो बर्थ जो है वो चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि बच्चों के जन्म से ही जो है वो एनीमिया की प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। सो रिसर्च और स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है उनके थ्रू पता लगा, यानी कि मॉनिटरिंग के थ्रू पता लगा कि हीमोग्लोबिनोपैथीज, जो कि एक डिसऑर्डर होता है ब्लड का, यानी कि ब्लड का डिसऑर्डर की एक इशू, ब्लड का इशू, राइट, ब्लड रक्त के विकार जिसको हम लोग बोलते हैं, एक प्रकार का डिसऑर्डर है ब्लड का, और ये ज्यादा कॉमन है ट्राइबल लोगों के बीच में। सिकल सेल एनीमिया जो है ये उन एरियाज पर ज्यादा हम लोग को नजर आता है, ये वाली प्रॉब्लम जिन एरियाज पर मलेरिया का इशू हुआ करता था,
और यह हुआ करता है। और ये उन कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा हम लोग को जो है वो नजर आता है जो कम्युनिटीज जो है वो एंडोगैमी फॉलो करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। तो इसमें एक चांसेस होता है कि दोनों ही पेरेंट जो है उनके पास सिकल सेल ट्रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, यानी कि दोनों ही सिकल सेल से जो है वो पीड़ित होते हैं। अब देखो, दोनों ही पेरेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस ही बात है कि चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि उनके बेबी को भी सेम प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्या है? तो सिकल सेल डिजीज जो है वो एक ग्रुप है इनहेरिटेड, यानी कि जेनेटिक रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर का। इनहेरिटेड, पेरेंट से बच्चों में आया है ये डिसऑर्डर, रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर। और रेड ब्लड सेल जो है उसके अंदर हम लोग को हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, और जो कि एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। और हेल्दी रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो राउंड होते हैं, गोल आकार के हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। और ये स्मॉल ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो मूव करते हैं, ऑक्सीजन को हर बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। सिकल सेल डिजीज में हीमोग्लोबिन जो होता है वो एबनॉर्मल होता है, यानी कि ये प्रॉपर शेप के नहीं होते ये रेड ब्लड सेल, राइट। और इसके कारण आरबीसी जो है वो हार्ड हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, और वो सी शेप फार्म टूल की तरह जो है वो नजर आते हैं, जिसको हम लोग सिकल बोलते हैं, राइट। फावड़ा जो होता है ना, फावड़ा, जिससे जो है वो आपको शायद हिंदी में पता हो कि फावड़ा क्या होता है, रेत वगैरह निकालने में या मिट्टी खोदने में इसका उपयोग किया जाता है। तो वैसे इसी शेप का होता है फावड़ा। तो बोलते हैं कि सिकल सेल भी जो है वो आधा रेड ब्लड सेल हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, ठीक है। ये बीटा ग्लोबिन जीन जो डिफेक्टिव होता है तो उसके थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है पेरेंट टू चाइल्ड। सिकल सेल जो है वो बहुत जल्दी मर जाता है, राइट, इसकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, इसके कारण से रेड ब्लड सेल की शॉर्टेज होती है। तो लोगों को रेड ब्लड सेल की कमी बहुत ज्यादा होती है, जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। और जब भी ये रेड ब्लड सेल एक स्मॉल ब्लड वेसल के थ्रू जो है वो पास होते हैं, तो ये वहां पर बीच में अटक जाते हैं और ब्लड फ्लो को क्लॉक कर देते हैं, मतलब कि स्ट्रोक के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है, स्ट्रोक यानी कि हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हालांकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो पूरी तरह से इसको खत्म करना या ठीक करना इम्पॉसिबल, राइट, एक प्रकार से। और सिर्फ इकलौता इसका क्योर जो है वो आता है जीन थेरेपी के फॉर्म पे और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के फॉर्म पे, जो कि दोनों ही कॉस्टली भी है, और अभी भी इस पर जो है वो काम चल रहा है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है इन एरियाज पर। जीन थेरेपी की बात करें तो डीएनए जो हीमोग्लोबिन जीन के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, तो जीन थेरेपी के थ्रू उसको एडिट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की जो जीन डीएनए के अंदर जो भी जीन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, अगर वो डिफेक्टेड है तो उसको निकाल कर उसको ठीक करके वापस जो है वो उसको डाल दिया जाता है। और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात करें तो बोन मैरो जो है जो कि सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड होता है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है हेल्दी बोन मैरो से, और डोनर से लेकर उसको रिप्लेस किया जाता है। तो ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। अब ब्लड भी दिया जाता है, तो आरबीसी जो होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आरबीसी की कमी हो जाती है और ऐसे डिफेक्टेड आरबीसी होते हैं जो कि जल्दी खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जो पेशेंट्स जो होते हैं एनीमिया के, उनको लगातार खून की कमी रहती है, तो उनको खून चढ़ाया जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आरबीसी जो है वो रिमूव किया जा सकता है डोनेटेड ब्लड के थ्रू भी। बट चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, एक तो डोनर की कमी होती है, राइट, सेफ सप्लाई जो है वो ब्लड का मिलने के चांसेस कम होते हैं, राइट, इन्फेक्शन फैलने का भी रिस्क हो सकता है कि डोनर के थ्रू कोई भी इन्फेक्शन जो है वो इसके पास आ सकता है जो ऑलरेडी अफेक्टेड है एनीमिया से। तो इंडिया के क्या प्रयास हैं सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के, एलिमिनेट करने के? तो आईसीएमआर जो है हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो इनके काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो ये वेरियस एरियाज पर जो है वो चलाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भी एक पोर्टल, एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च करी थी कि जो भी व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करें, जिससे कि उन तक हेल्प जो है वो पहुंचाई जा सके। फिर नेशनल हेल्थ मिशन की गाइडलाइंस भी हम लोग को देखने को मिलती है जो हमने तैयार करी सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने बजट के दौरान भी ये चीज कही थी कि हम स्पेशल कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ट्राइबल एरियाज के अंदर हमारी कंट्री के, राइट। और ये मिशन जो है उसको फंडिंग जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अवेयरनेस का काम करते हैं, राइट, और पूरी तरह से स्क्रीनिंग यानी कि मॉनिटरिंग करो, राइट, कि ट्राइबल एरियाज की जहां पर लोग अफेक्टेड होते हैं सिकल सेल एनीमिया से सबसे ज्यादा। अब देखो हीमोफीलिया क्या होता है, तो हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड, अगेन पेरेंट से बच्चों में आने वाली प्रॉब्लम्स, तो इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। अब ये इस प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें खून रुकता ही नहीं है, क्लॉटिंग नहीं होती, जैसे कहीं पर भी हमें चोट लग जाती थोड़ी देर के बाद उसमें पपड़ी नहीं बन जाती, क्लॉटिंग हो जाती है। तो इस केस में जो है वो हीमोफीलिया के केस में जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है,
मतलब कि क्लॉटिंग नहीं बन रही है, खून बहता जा रहा है कंटिन्यूअसली, और इतना ज्यादा खून बहने के कारण भी लोगों की मौत हो जाती है, राइट। हीमोफीलिया जो है, ये म्यूटेशन या फिर चेंजेस, जब भी जीन्स में कोई भी चेंजेस या म्यूटेशन होते हैं तो उसके कारण होता है। और जीन्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं एक्स क्रोमोसोम में। एक्स क्रोमोसोम, तो मेल के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, और फीमेल के पास दो एक्स होते हैं, और ये एक्स में होता है, तो दैट मीन्स की वाली प्रॉब्लम भी फीमेल को ज्यादा होने की चांसेस होती है। हीमोफीलिया के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि जॉइंट्स में ब्लीडिंग होने लगती है, क्रॉनिक जॉइंट डिजीज हो जाती है, पेन होने लगता है कंटिन्यूअसली। हेड पे ब्लीडिंग होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, दौरे आ सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, इवन डेथ तक हो सकती है एक व्यक्ति की। दो प्रकार के कॉमन हम लोग को हीमोफीलिया देखने को मिलते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया बोलते हैं, हीमोफीलिया बी को क्रिसमस हीमोफीलिया बोलते हैं। इसके दो प्रकार के ट्रीटमेंट, एक तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट मेडिसिन वगैरह के थ्रू, राइट, आप ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हो, और ऑन डिमांड ट्रीटमेंट, मतलब कि जिस प्रकार, मतलब जहां पर मेडिसिन का उपयोग जो है वो किया जाता है लंबी, यानी कि बहुत लंबे समय तक किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए। अब लैंड मोनेटाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। सिंपल तरीके से इस टॉपिक को पहले आप समझ लो। लैंड मोनेटाइजेशन यानी कि जमीन को मोनेटाइज करना। किस चीज को बोलते हैं हम लोग मोनेटाइज? कि पैसे आए, उसको बोलते हैं मोनेटाइज, कि पैसे आए भाई, पैसे आए, राइट। तो लैंड मोनेटाइजेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब देखो, सरकार के पास बहुत सारी ऐसी खाली जमीन पड़ी हुई है, राइट, काफी सारी, जिस पर कोई काम नहीं चल रहा है ना। सरकार के पास काफी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, राइट, जिस पर कोई काम नहीं चल रहा। तो लैंड मोनेटाइजेशन के थ्रू हम लोग जो है वो क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम प्राइवेट सेक्टर को बोलते हैं कि आप इसमें जो है वो काम शुरू करो, ऑपरेशन करो और कमा के दो। तो ये है लैंड मोनेटाइजेशन। ओनरशिप जो होती है वो सरकार के पास ही होती है, बट रेवेन्यू जो है वो शेयर किया जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म के साथ मिलकर काम करेंगे, जोड़ेंगे इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म को अपने साथ, जिसके थ्रू स्ट्रेटेजिकली इंप्लीमेंट कर सकें वो स्टार्ट टू फिनिश प्रोग्राम, यानी कि जैसे ही कोई भी प्रोग्राम जो है वो शुरू होता है तो उसको फिनिश जो है वो किया जा सके। नहीं तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि आपने देखा होगा कई बार जो है वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ और आधा अधूरा होकर प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो गया, काम ही नहीं हो रहा उस पर, फंडिंग की कमी के कारण, वेरियस इश्यूज के कारण। तो वेरियस हम लोग इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म्स, यानी कि एक प्रकार से जैसे म्यूचुअल फंड जैसा काम करता है ना, तो उसी तरीके से जो है वो यहाँ पर कंपनीज को जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा कि कंपनी जो है वो अपने स्टेक होल्डर्स, अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे और वर्क जो है वो स्टार्ट से फिनिश तक जो है वो कंप्लीट किया जाए। तो बस ये चीज है। अब लैंड मोनेटाइजेशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू राइट्स जो है वो एसेट के ट्रांसफर करना एक प्राइवेट प्लेयर को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। गवर्नमेंट को इन रिटर्न जो है वो पेमेंट मिलेगा, प्राइवेट कंपनी से शेयर मिलेगा जो भी रेवेन्यू उस एसेट से जनरेट होता है उसका, और प्रॉमिस कि वो लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे उस एसेट पे, और टाइटल राइट जो होगा वो मोनेटाइज एसेट का जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। मोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो यही होता है कि जितने भी अनयूज या फिर अंडर यूज एसेट है, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है सरकार की, तो उसमें हम लोग जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं या प्राइवेट बॉडीज को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि वो उस पर काम कर सकें और उसको उससे रेवेन्यू जनरेट करके दे सकें। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है लैंड मोनेटाइजेशन का। तो बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। देखो, इसको ये करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू, जो कि एक कंपनी है, ओन और ऑपरेट करती है लैंड एसेट को, और कई बार फंड इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट भी होता है, यानी कि REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कुछ नहीं, एक प्रकार से म्यूचुअल फंड का काम करती है, अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को कि इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करें और उनको प्रॉफिट मिले, बेनिफिट मिले। और PPP मॉडल पर काम होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम होता है। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इसमें वही है कि भाई जो भी खाली जमीन पड़ी हुई है सरकार की, तो उसको यूज में लाया जाए, राइट, जिससे कि सरकारी बॉडीज, लोकल अथॉरिटी जो है उनके पास फंडिंग जो है वो आ सके। काफी लाख एकड़ की जमीन सरकार के पास पड़ी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के पास है, जिसको अगर मोनिटाइज कर देंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और ये 111 ट्रिलियन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का भी उसको भी सपोर्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करेगा, गति शक्ति कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करेगा। 13वां फाइनेंस कमीशन जो इंडिया का था, उसने जो है वो मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड पर फोकस किया था और कहा था कि अगर हम लैंड को अपने मोनेटाइज कर दें तो हम अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं उन जमीनों से, जो जमीन पोर्ट ट्रस्ट,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एयरपोर्ट, रेलवे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है, जो कि खाली पड़ी है, जिस पर कोई काम नहीं चल रहा है। और एस्टीमेट यही है कि बताया जा रहा है कि ओवर 160 हेक्टेयर्स की जमीन जो है वो अलग अलग सेक्टर्स के पास खाली पड़ी हुई है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। और गवर्नमेंट एजेंसी के पास तो 5 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा की जमीन जो है वो खाली पड़ी हुई है। तो इससे रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी प्लान कर रही है कि वो मोनिटाइज करेगी अपनी 7,951 सॉरी 91 बोलते हैं 91 को एकड़ की खाली जमीन, जो कि 8 मेजर एयरपोर्ट्स के पास है। और इस जमीन को जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा कमर्शियल पर्पस के लिए, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए। अब चैलेंजेस जो है वो क्या क्या फेस किए जाते हैं लैंड मोनेटाइजेशन के दौरान। तो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट मीट नहीं कर पाती है सरकार, जो है वो अभी तक अपने टारगेट जो है वो पास्ट में मीट नहीं कर पाई। ये प्रोग्राम्स तो लेकर आए थे कि हम लोग लैंड मोनेटाइज करेंगे, राइट, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट, बट ये नहीं कर पा रहे हैं। फिर कॉम्प्लेक्स होता है काफी लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फिर एक तो ढूंढना भी और उसको पिन पॉइंट करना भी, वो भी एक डिफिकल्ट टास्क है अपने आप में, राइट। फिर अगर कोई इशू हो जाता है तो उसको जल्दी से रिजॉल्व करने के लिए कोई एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं है, राइट। अब एडिक्वेट पर्याप्त इन्वेस्टमेंट की भी कमी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का उपयोग जो है वो किया जाता है, वो भी एक चैलेंज है कई बार। मतलब काफी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से नहीं आ पाते, राइट। फिर मार्केट कंडीशन की बात करें तो अब ऑब्वियस ही बात है, एक जमीन की कीमत जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है, मार्केट के ऊपर बेस्ड होती है। अब आपको पता होगा कि सरकारी रेट अलग होते हैं, मार्केट रेट अलग होते हैं, है ना। सरकारी मार्केट रेट जो होते हैं, जैसे आपके घर परिवार में किसी ने जमीन खरीदी बेची होगी, आपके फादर ने, आपकी फैमिली ने, राइट। तो आपको उस चीज के बारे में पता है कि मार्केट का रेट अलग होता है और कलेक्ट्रेट रेट गाइडलाइंस का रेट जो है वो अलग होता है, तो यू नो अबाउट इट। और इसी में कई बार काला का पैसा भी जो है वो ऊपर नीचे होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है, क्योंकि जो वैल्यूएशन होता है प्रॉपर्टी का वो ऑन पेपर लिखा रहता है उसके ऊपर की लेन देन जो होती है काले में होती है, ब्लैक होती है तो वो चीज है। तो अब सरकारी प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियस ही बात है कि सरकारी गाइडलाइंस के थ्रू होगा, तो उसी के कारण जो है वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं प्राइवेट प्लेयर्स, राइट, कई केसेस में, राइट। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को इंप्रूव करना चाहिए कि फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, राइट। डिजिटाइज करो लैंड रिकॉर्ड्स को, जो कि हमने करना शुरू भी कर दिया कुछ समय पहले। इससे रिलेटेड एक टॉपिक भी डिस्कस किया था हमने। ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस को जो है वो इंश्योर करो। फेज वाइज जो है वो प्रोजेक्ट्स को कवर करो, कंप्लीट करो, राइट। गवर्नमेंट के साथ जो है वो पार्टनरशिप करो पीपीपी मॉडल पर, राइट, और बेटर तरीके से, फ्री फेयर तरीके से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लेकर आओ कि अगर कोई भी मामला जो है वो फंस जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व जो है वो किया जा सके। मार्केट रिसर्च और वैल्यूएशन करो प्रॉपर प्रॉपर्टी के प्राइस का, तो ये चीज है। और नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, ये कंपनी है जिसको यूनियन बजट 2021-22 में जो है वो अनाउंस किया गया था इसी पर्पस के लिए कि ऐसी कंपनी जो है वो होगी जो लैंड मोनेटाइजेशन पर जो है वो काम करेगी नेशनल लेवल पर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। और इसने इनिशियल ऑथराइज शेयर कैपिटल इसका 5,000 करोड़ रुपए का है और पेड अप कैपिटल जो है वो 150 करोड़ रुपए का है। और ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ओन होल्ड मैनेज मोनेटाइज करती है सरप्लस लैंड को और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के एसेट्स को। एडवाइजरी बॉडी के तौर पर भी जो है वो काम करती है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को किस हद तक जो है वो कितना मोनेटाइज करना है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब हम बात करेंगे सोलार पैनल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। यूनियन बजट ने एलोकेशन बढ़ा दिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। तो आपको शायद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में ऑलरेडी पता होगा कि सरकार जो है वो क्या कर रही है, प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम लेकर आई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नाम से समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यानी कि आप इस पर्टिकुलर एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज जो है वो हो गई थी, और सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में लगाई जाती हैं, तो उसकी शॉर्टेज के कारण हमने जो है वो बूस्ट कर दिया कि भाई जो भी कंपनी जो है ये सेमीकंडक्टर्स बनाएगी, प्रोडक्शन करेगी, उसको हम इंसेंटिव देंगे, उसको अलग से जो है वो पैसा देंगे, राइट। तो उसके जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसमें हम उसको छूट देंगे, अलग से उसको ग्रांट्स देंगे। तो ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो उस पर पैसा जो है वो और बढ़ा दिया है, स्पेशली सोलार पैनल के लिए, क्योंकि अभी देखो हमें सोलार पैनल्स पर काम करना है, क्योंकि इंडिया को अपने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को अचीव करना है, फिनिश करना है, दैट्स व्हाई। तो सोलार पैनल्स क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। सोलार पैनल जो है फोटोवोल्टाइक सेल जो है उसका कलेक्शन होता है, जहां पे सनलाइट जो है वो उसके ऊपर पड़ती है और सनलाइट इलेक्ट्रिक करंट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। बचपन में शायद आपने बनाया भी होगा एक टिफिन बॉक्स, उसमें एक मिरर लगा दिया होगा और नीचे खाना रख दिया होगा कि यहाँ से जो है
सूर्य की किरण आती है और इसको जो है वो हीट करती है, राइट। तो ये इस प्रकार के टिफिन बॉक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं हीट जनरेट करने के लिए। वैसे ही ऐसे ये पैनल्स होते हैं जिसमें फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही सनलाइट आएगी तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे, राइट। तो हीट और करंट के ऐसे टॉपिक्स आपने मॉडल्स वगैरह स्कूल वगैरह में बनाए होंगे। एनीवेज, इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर 2010 में 10 मेगावाट से भी कम हम लोग मैन्युफैक्चर करते थे फोटोवोल्टाइक सेल्स को। आज की डेट में 50 गीगावाट से भी ज्यादा हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब 2022 में 50 गीगावाट से भी ज्यादा की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। और 2030 तक इंडिया का टारगेट ये है कि 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी पर हम लोग जो है वो काम करेंगे, जिसमें से 280 गीगावाट जो है वो सोलार फोटोवोल्टाइक सेल्स के थ्रू आएगी, राइट। 30 गीगावाट जो है वो सोलार कैपेसिटी की हम लोग को हर साल देखने को मिलेगी 2030 तक। तो ये हमारे टारगेट्स हैं जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इंडिया का करंट सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग 15 गीगावाट पर ईयर की हम लोग को देखने को मिलती है और एस्टिमेट ये है कि 85% जो है वो अ, इसके लिए इसके ऑब्जेक्टिव को इंपोर्ट जो है वो फुलफिल करती है। और इंपोर्ट 3 कंट्री से आता है, चाइना, वियतनाम और मलेशिया। तो भाई हम आज की डेट में सोलार पैनल्स को लेकर, सोलार फोटोवोल्टाइक सेल्स को लेकर जो है वो इन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है और यही डिपेंडेंसी हम लोग को खत्म करनी है। अभी देखो ये आंकड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ये डिपेंडेंसी 3 कंट्रीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है भाई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, क्यों हम लोग, क्या क्या चुनौतियां हमें फेस करनी पड़ती है, चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। क्यों? टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा चैलेंज है और बहुत पैसा खर्च होता है, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो फंडिंग का एक इशू है, राइट। रॉ मटेरियल्स आसानी से मिल नहीं पाता, तो वो भी एक पर्टिकुलर इशू हम लोग को देखने को मिलता है। सरकार के क्या इनिशिएटिव है? तो सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है 19,500 करोड़ रुपए की, और बोल रहे हैं कि हम 94,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वह ट्रैक करेंगे। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स भी जो है वो हम लोग सेटअप करेंगे, राइट। मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम भी लाई गई, एमसिप्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो ऑफर करती है 20 से 25% सब्सिडी इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सेटअप कर रहा है तो उसको 20 से 25% की कैपिटल सब्सिडी जो है वो दी जाती है, यानी कि जितना वो पैसा लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, उससे 20 से 25% का उसको रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। सोलार पावर प्रोड्यूसर जो है, यानी कि जो सोलार पावर प्लांट्स वगैरह बनाते हैं, उनको शुड कंपल्सरली सोर्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सोलार सेल्स एंड मॉड्यूल्स फ्रॉम लोकल मैन्युफैक्चरर्स। तो ये बोल रहे हैं कि आप जो यहाँ पर इंडिया के अंदर प्लांट क्रिएट कर रहे हो, सोलार सेल्स बना रहे हो, तो आपको कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज अपनी मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया का ही यूज करना है, यानी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होने चाहिए मैक्सिमम। इंडिया का सोलार टारगेट तो वो 500 गीगावाट वाला टारगेट बस आप ध्यान में रखो, रेन्यूएबल एनर्जी का मेनली। और अबाउट 30% इंडिया की 100 गीगावाट में से 30% जो है वो सोलार से आती है, और हालांकि ये वाला टारगेट जो था वो अभी भी फुलफिल नहीं हो पाया है। नेशनल सोलार मिशन भी एक हमारा, जिसके थ्रू हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का टारगेट जो है वो 20 गीगावाट का था 2022 तक, राइट। 2015 में टारगेट जो है उसको रिवाइज करके 100 गीगावाट कर दिया गया। अगस्त 2021 में गवर्नमेंट ने 300 गीगावाट जो है वो कर दिया गया कि 2030 तक हमें अचीव करना है। तो ये 300 गीगावाट की कैपेसिटी का आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि नेशनल सोलार मिशन के थ्रू 300 गीगावाट की सोलार कैपेसिटी जो है वो हमें इंस्टॉल करनी है 2030 तक। फिर सरकार की कुछ स्कीम भी है, पीएम कुसुम के बारे में भी कुछ समय पहले ही हमने जो है वो डिस्कस किया था, राइट। किसानों को हेल्प की जाती है, किसानों के पास सोलार पंप जो है वो दिए जाते हैं इरिगेशन करने के लिए। फिर सोलार पार्क स्कीम भी एक है, राइट। 500 मेगावाट की सोलार एनर्जी की कैपेसिटी जनरेट करने के लिए सोलार पार्क जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। अटल ज्योति योजना भी 2016 की योजना हमें देखने को मिलती है, जिसमें सोलार स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम जो है वो लगाया जाता है कि रोडों में जो हमें स्ट्रीट लाइट्स जो देखने को मिलती है ना, तो वो सोलार या सोलार एनर्जी के थ्रू जो है वो काम करती हैं। फिर नेशनल सोलार मिशन एक हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके बारे में भी हमने बात करी। फिर एक सृष्टि स्कीम है, इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलार ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया स्कीम। इसमें रूफटॉप सोलार पावर प्रोजेक्ट को इंडिया के अंदर प्रमोट किया जाता है कि लोग बाग जो है वो अपने घर पर सोलार ग्रिड जो है वो लगाएं ज्यादा से ज्यादा। करंट अफेयर्स का क्विज जो है वो हम लोग करेंगे, इसमें क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पर अभी आपके पास जो है वो क्वेश्चन आएगा, लाइक 9 बजे के आसपास जब आपके पास क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा मैं। अब वनडे एग्जामिनेशन और स्टेट पीएससी के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं, चलिए। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने अपना रिकमेंडेशन जो है वो रिलीज किया है, रेटिंग ऑफ बिल्डिंग्स और एरियाज फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी, यानी कि बिल्डिंग्स और एरियाज को की जो है वो रेटिंग करना, कि रेटिंग डालो कि वहां पे डिजिटल कनेक्टिविटी किस हद तक जो है वो पॉसिबल है।
सो मतलब अभी रिसेंट कुछ सालों में डिमांड जो है वो डिजिटल कनेक्टिविटी की बढ़ गई, आप जान ही रहे हो। डिजिटलाइजेशन काफी तेजी से जो है वो इंक्रीज हुआ है। ट्राई और गवर्नमेंट जो है उन्होंने शुरू करी है काफी सारी पॉलिसी जिसके थ्रू टेलीकॉम कनेक्टिविटी की डिमांड को फुलफिल की जा सके, राइट। हर जगह स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, इन सब चीजों का उपयोग जो है वो किया जा सके। तो ट्राई बेसिकली भी आकलन करेगी क्वालिटी की, कनेक्टिविटी की क्वालिटी क्या है, कितने कौन से एरियाज पर कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा अच्छी है, और चैलेंजेस जो भी है उनको आइडेंटिफाई करेगी कि क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे हम लोग जो है वो इसको ठीक कर सकते हैं। और ट्राई ने पब्लिश किया एक मोनोग्राफ भी, राइट, क्वेस्ट फॉर अ गुड क्वालिटी नेटवर्क इनसाइड मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, री इमेजिंग वेज टू इम्प्रूव क्वालिटी। तो कुछ नहीं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेनली फोकस कर रही है कि कनेक्टिविटी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के ऊपर। और ट्राई ने इशू किया है कंसल्टेशन पेपर भी, रेटिंग ऑफ बिल्डिंग और एरियाज फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी, और ये मार्च 2022 को किया था इन्होंने। ठीक है, कमेंट्स जो आए थे कंसल्टेशन पेपर में, तो उसके आधार पर ट्राई ने रिलीज किया रेटिंग ऑफ बिल्डिंग्स और एरिया फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी, और मेन फोकस यही था रिकमेंडेशन का कि एक फ्रेमवर्क तैयार करना है जिसके थ्रू डिजिटल कनेक्टिविटी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, मतलब एक फ्रेमवर्क वगैरह जो है वो हम लोग तैयार कर सकें। बस, तो एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है कि ट्राई अभी मिलकर काम कर रही है कि अब वो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करेगी जहां पर कनेक्टिविटी का इशू है और उसको ठीक करने का काम करेगी। बस, वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम जो वर्ल्ड थिंकिंग डे 2023 की है वो ये है कि अवर वर्ल्ड अवर थ्राइविंग फ्यूचर, द एनवायरमेंट एंड ग्लोबल पॉवर्टी। हमारी दुनिया, हमारा समृद्ध भविष्य, पर्यावरण और वैश्विक गरीबी। फिर इसको वर्ल्ड थिंकिंग डे को पहले सिर्फ थिंकिंग डे के नाम से जाना जाता था, और 22 फरवरी को जो है वो बर्थडे होता है लॉर्ड बैडन पॉवेल का और उनकी वाइफ लेडी ऑलिव बैडन पॉवेल। सो लॉर्ड बैडन पॉवेल जो है वो फाउंडर है स्काउट मूवमेंट के, राइट। फॉर्मर गुजरात के गवर्नर ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ अभी रिसेंटली 20 फरवरी 2023 को, और इनके पास एडिशनल चार्ज भी था, ये मध्य प्रदेश गोवा के भी गवर्नर रह चुके थे। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आमा कृषाई, आमा कृषाई, तो ये लॉन्च किया गया है। तो आमा कृषाई आप ध्यान में रखना, ये एक चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया गया है ओडिशा के अंदर, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिए, नाम से चल रहा है वैसे लैंग्वेज के थ्रू। आमा कृषाई ये हेल्प करेगा फार्मर्स को कि फार्मर जो है वो बेस्ट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस यानी कि सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाएंगे। ये हेल्प करेगा फार्मर्स को कि वो गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट उनको मिल सके, अवेयरनेस उनको हो सके स्कीम के बारे में, राइट। तो ये चीज बताई जा रही है, और इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रन किया जा रहा है। इसमें 10,000 फार्मर से भी ज्यादा फार्मर्स इन्वॉल्व हैं। ये इसमें 40 कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स को भी जो है वो इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसके थ्रू यानी कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू ही, राइट, किसानों को जो है वो लोन्स की इंफॉर्मेशन भी जो है वो मिल सके। ठीक है, 2 महीने में फुल फ्लेज तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओडिशा के मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट रानेंद्र प्रताप स्वैन, इनका कहना है कि ओडिशा फोर्थ लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है हमारी कंट्री के अंदर। 20,000 से भी ज्यादा फार्मर्स और एग्री ऑन्टरप्रेन्योर्स ओडिशा के, उन्होंने 3 दिन के इवेंट पर पार्टिसिपेट किया। इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा FICCI के कोलैबोरेशन के थ्रू। इवेंट को ऑर्गेनाइज किया कि फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट करना है और फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है। और कृषि ओडिशा 2023 ये इवेंट जो है वो हुआ था 16 से 18 फरवरी 2023 को भुवनेश्वर ओडिशा में। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, इन्होंने इनको डिक्लेयर किया गया है एज अ शिव सेना के चीफ के तौर पर। तो इसके बारे में हम पहले भी कवर कर चुके हैं, मेरे ख्याल से कल परसों परसों हमने कवर किया था इलेक्शन कमीशन का टॉपिक, जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन के सिंबल के बारे में डिस्कस किया था, याद हो आपको तो शिंदे लेड सेना फ्रैक्शन जो है इसको अलॉट किया गया है शिवसेना नाम और बो एंड एरो सिंबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। शिवसेना का गठन 1966 में हुआ था बाबा साहेब ठाकरे के द्वारा, और इसका इलेक्शन सिंबल महाराष्ट्र के लिए बो और एरो हम लोग को देखने को मिलता है, धनुष बाण। अब देखो ये चीज बस थोड़ी सी ध्यान में रखना कि यूरोपियन यूनियन जो है वो 2035 से बैन करेगी किसको, कार्स की सेल को, गैस और डीजल कार की सेल्स को, क्योंकि इसको अब बूस्ट करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो बस ये एक चीज थोड़ी सी यूरोपियन यूनियन की ध्यान में रखो, बाकी कुछ फैक्ट्स काम के नहीं है। टिलोटमा सेन, इनको ब्रॉन्ज मेडल जो है वो मिला है वुमेन की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ISSF वर्ल्ड कप
कैरियो इजिप्ट में जो हुआ था, कायरो इजिप्ट में, तो उस दौरान जो है वो इनको ये अवार्ड मिला है। इंडिया जो है वो टॉप पर हम लोग को देखने को मिल रही है। इंडिया जो है उसके 3 गोल्ड्स के साथ उसका मेडल जो है वो टैली हुआ है हंगेरी, ब्रिटेन, स्लोवाकिया के साथ। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा, आईएसएसएफ 1986 में। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा की बात करें तो इनको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड जो है वो मिला है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के द्वारा। और डॉक्टर मिश्रा जो है वो पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड, राइट। और पीएम हसीना जो है उन्होंने ये अवार्ड जो है वो दिया है, राइट। 2 इंटरनेशनल अवार्ड और 2 नेशनल अवार्ड जो है वो दिए हैं 4 रेसिपिएंट्स को। और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी 2023 को। अब देखो मध्य प्रदेश के अंदर आहता पता है आहता क्या होता है? जहां पर लोग बैठ के शराब पीते हैं, शराब की दुकान होती है, उसके साइड में ही बैठकर पीने की व्यवस्था होती है, तो उसको आहता बोलते हैं, राइट। बड़ा ही चीप होता है, बहुत ही थर्ड क्लास कैटेगरी का होता है। सो आहता जो होता है, जहां पर लोग जो है बैठ के शराब पीते हैं, वो बंद हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। अब ये फोकस कर रहे हैं कि भाई अब शराब नहीं पिलाई जाए लोगों को। इवन इनका कहना ये भी है कि जो भी पीकर गाड़ी चलाएगा तो उसका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। और स्कूल और जो कॉलेजेस जो होते हैं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, राइट, गर्ल्स हॉस्टल वगैरह, रिलीजियस प्लेसेस वगैरह, अब 100 मीटर के डिस्टेंस पर अब कोई भी ये वाली दुकान होगी, शराब की दुकान होगी। और बताया जा रहा है कि शराब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अ, दुकानों में मिलेगी, शराब की दुकानों में मिलेगी, और उसके बगल में आता जो है वो नहीं होगा, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अब एक हम लोग को जो है वो ज्ञानपन अवार्ड जो है वो देखने को मिल रहा है 2023 का, ये मिला है वी मधुसूदन नायर को। बस नाम ध्यान में रखिए कि इस अवार्ड में 50,001 रुपए मिला है, गोल्ड लॉकेट मिला है, राइट। कश्मीर फाइल्स एक पिक्चर है जिसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिल गया है दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई के अंदर, राइट। विवेक अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर द कश्मीर फाइल्स के। और इनको दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया इस पर्टिकुलर मूवी को बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में। एक्ट्रेस आलिया भट्ट जो है उनको गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। मुझे तो रणबीर कपूर का समझ नहीं आया ब्रह्मास्त्र के लिए कैसे मिल गया भाई। और रेखा को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड मिला है। तो ये है बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, तो ये देख सकते हो बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस। तो इस प्रकार की चीजें कभी कभी स्टेट पीएससी पूछ लेता है। अब आपको ऑलरेडी पता है इंडिया जो है वो हेड पर है G20 के, राइट। तो अभी हुआ ये है कि एक बेसिकली परमानेंट मिशन राउंड टेबल जो है वो यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में इंडिया ने होस्ट किया। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर पता है कहां पर है? न्यूयॉर्क, ध्यान में रखना। 23 फरवरी को राउंड टेबल जिसका टाइटल था गांधीयन ट्रस्टीशिप अ पैनल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड एंड्योरिंग पेस, ये ऑर्गेनाइज किया गया। फिर 9 मार्च को अब ऑर्गेनाइज किया जाएगा अ वर्ल्ड वी वुमेन एंड गर्ल वांट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। 16 मार्च को फिर एक और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, ग्रास रूट लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन, चार्टिंग द पाथ ऑफ एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये सब कुछ चीजें इतना कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट जो आप ध्यान में रखो, ये चीज नहीं पूछी जाएगी इन जनरल। बस ध्यान में रखना G20 की चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया के पास, और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन का। अब सागर परिक्रमा फेज 3 प्रोग्राम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर से डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडियन टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप के अंदर, और दुबई में ये प्रोग्राम जो है वो हुआ था। बस इतनी सी न्यूज थी आज के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।